हेलो एवरीवन दोस्तों, आज हम लोग मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का 8वां लेक्चर करने जा रहे हैं। और इससे पहले जो हमने लेक्चर करवाया था उस लेक्चर में आप लोगों को पब्लिक डिस्कस किए थे किसी भी करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम लोग रखते हैं, ठीक है। ये करंट कैरिंग वायर है, पब्लिक ये वायर है, इस वायर में करंट फ्लो हो रहा है आई। तो इस करंट कैरिंग वायर को अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में, है ना, इस करंट कैरिंग वायर को अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में पब्लिक रखते हैं तो इस करंट कैरिंग वायर पे जो मैग्नेटिक फोर्स लगता था वो आपको याद होगा आई एल क्रॉस बी के बराबर। ये वेक्टर फॉर्म में था पब्लिक, आई एल क्रॉस बी के बराबर वेक्टर फॉर्म में था। आई एल क्रॉस बी के बराबर वेक्टर फॉर्म में मैग्नेटिक फोर्स था। अगर हम इसके मैग्नीट्यूड की बात करें पब्लिक, है ना, तो मैग्नीट्यूड की बात करें तो आई एल बी साइन थीटा के बराबर, है ना। ये मैग्नेटिक फोर्स लग रहा था करंट कैरिंग वायर पे। मतलब अगर कोई वायर है और उस वायर में, जैसे मान लिया जाए ये वायर है पब्लिक तार, और इस वायर में करंट फ्लो कर रहा है और इस करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उस पर फोर्स लगेगा और वो फोर्स का फॉर्मूला याद रखिएगा, आई एल क्रॉस बी या एल क्रॉस बी को एल बी साइन थीटा हम लोग बोल सकते हैं। ये मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला हो गया पब्लिक, ठीक है। इसके बाद हम लोग जो डिस्कशन किए थे कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स किधर होगा पब्लिक, तो हमने राइट हैंड पाम रूल आप लोगों को बताया था, या फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल भी आप कह सकते हैं। राइट हैंड पाम रूल से भी हम लोग डायरेक्शन निकाल सकते हैं। और राइट हैंड पाम रूल में क्या था कि जो अंगूठा था, थंब था राइट हैंड का पब्लिक, वो करंट के डायरेक्शन के तरफ होता था, 4 अंगुली मैग्नेटिक फील्ड के तरफ, तो जो हथेली होता था वो फोर्स के डायरेक्शन के तरफ। मतलब आप कह सकते हैं कि थंब आपका वेलोसिटी के करंट के डायरेक्शन को बताएगा, आई के डायरेक्शन को बताएगा, करंट आई, है ना। उसके बाद में ये जो 4 फिंगर है, 4 फिंगर ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को बताता था, है ना, बी। और तब जा कर के ये जो हथेली था पब्लिक फोर्स के डायरेक्शन को बताता था। इस पे हम लोगों ने सवाल भी किया था। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, बायोट सावर्ट लॉ। बहुत ही इंपॉर्टेंट, इससे सवाल आता है पब्लिक, ऑब्जेक्टिव भी आता है, 5 नंबर के भी सवाल आता है, 2 नंबर का भी सवाल आता है, इसलिए ध्यान रखना है, ठीक है। तो बायोट सावर्ट लॉ, हेडिंग बनाइए आप लोग, बायोट। चलिए पब्लिक, अब हम लोग बायोट सावर्ट लॉ के तरफ चलते हैं। ये बायोट सावर्ट लॉ क्या होता है? देखिए पब्लिक, अभी तक जो हम लोग पढ़े हैं इस चैप्टर में, 7 लेक्चर हम लोगों ने कर लिया, उसमें क्या क्या पढ़े हैं आइए थोड़ा सा रिकॉल करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों को बताएं कि किसी भी वायर में अगर करंट फ्लो होता है तो इसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप्ड होता है। और वो मैग्नेटिक फील्ड पता कैसे चला? ऑस्टेड साहब सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किए और बगल में मैग्नेटिक नीडल को ले गए तो मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन होना शुरू हो गया। इसका डायरेक्शन निकालने के लिए कि किधर डिफ्लेक्ट करेगा, ये साउथ पोल ये नॉर्थ पोल, तो नीडल का नॉर्थ पोल डिफ्लेक्ट होने किधर डिफ्लेक्ट करेगा पब्लिक, उसके डायरेक्शन को पता करने के लिए हम लोग एक रूल अपनाए थे। और वो रूल था स्विमिंग रूल, एम्पियर स्विमिंग रूल, याद होगा पब्लिक। उसके बाद हमने आप लोगों को बताया था कि किसी भी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में या तो रख दें या तो फेंक दें। इलेक्ट्रिक फील्ड में या तो रख दें या तो फेंक दें, उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगता था। कितना लगता था? Q × E के बराबर। किसी भी चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में भी वेलोसिटी से फेंकेंगे तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा? Q V क्रॉस B के बराबर। नहीं, Q V क्रॉस B के बराबर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, है ना। इलेक्ट्रिक फोर्स Q × E, मैग्नेटिक फोर्स Q V क्रॉस B, दोनों को जोड़ते थे तो एक फोर्स बनता था पब्लिक जिसको हम लोग बोलते हैं लॉरेंज फोर्स। और लॉरेंज फोर्स होता था इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स के सम को, मतलब QE और Q V क्रॉस B के बराबर ये मैग्नेटिक फोर्स और ये इलेक्ट्रिक फोर्स, दोनों को जोड़ेंगे तो लॉरेंज फोर्स के बराबर होता था। ये पब्लिक हमने बताया। उसके बाद हम इसका डायरेक्शन भी बताएं पब्लिक, राइट हैंड पाम रूल से कैसे निकाला जाता है। फिर हमने बताया आप लोगों को कि अगर किसी चार्ज को
मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग परपेंडिकुलरली फेंकते हैं पब्लिक, तो चार्ज का मोशन सर्कुलर पाथ होता था। उसका रेडियस भी हमने बताया था mv/qb, टाइम पीरियड, फ्रेक्वेंसी, है ना। इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी भी हम लोग निकाल सकते हैं, कोई चार्ज का काइनेटिक एनर्जी। फिर हमने बताया पब्लिक एक डिवाइस जिसको हम लोग बोलते हैं साइक्लोट्रॉन। ये साइक्लोट्रॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करता है, ताकि एक्सेलरेट करने से उसमें एनर्जी आ जाए और वो एनर्जी का यूज़ हम लोग बाद में कर सकें किसी न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए। तो साइक्लोट्रॉन हमने बताया। आज जो हम लोग पढ़ेंगे पब्लिक बायोट सावर्ट लॉ पढ़ेंगे, और इस बायोट सावर्ट लॉ में करना क्या है, बेसिकली जो ऑस्टेड साहब खोज किए पब्लिक कि किसी भी करेंट कैरिंग वायर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड डेवलप्ड होता है, तो कितना मैग्नेटिक फील्ड डेवलप्ड होता है उसका कोई मतलब मैथमेटिकल फॉर्मूला वो नहीं दिए कि कितना मैग्नेटिक फील्ड और किधर, उसका डायरेक्शन किधर होगा। मैग्नेटिक फील्ड बेसिकली वेक्टर क्वांटिटी होता है पब्लिक, ध्यान रखिएगा, वेक्टर क्वांटिटी मैग्नेटिक फील्ड। तो वो उस वेक्टर क्वांटिटी का डायरेक्शन वो नहीं बता पाए, मैंने ना डायरेक्शन बताया ना उसके बारे में बताएं कि कितना और किधर डेवलप्ड होता है। तो उसके बारे में हम लोग बायोट सावर्ट लॉ में ही चर्चा करेंगे कि किसी भी वायर से अगर करंट फ्लो कर रहा है तो उसके चारों तरफ किसी पॉइंट पे भी मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, उसका डायरेक्शन निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। आइए सीखते हैं पब्लिक बायोट सावर्ट लॉ से, ठीक है। तो देखिए बायोट सावर्ट लॉ में था क्या कि सबसे पहले एक रूल क्या था, पहले इनका रूल पहले देख लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग डिस्कशन करेंगे पब्लिक कि किधर और कितना मैग्नेटिक फील्ड डेवलप्ड होगा। थोड़ा सा ध्यान देना है आप लोग को। ये एक वायर है पब्लिक, ये एक वायर है। आप आर्बिट्रेरी कैसा भी वायर ले सकते हैं, ठीक है। हमने इस तरह का कोई वायर ले लिया पब्लिक, आप कैसा भी वायर ले सकते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। वायर के शेप साइज से मतलब नहीं है, ठीक है, वो आ जाएगा। तो कहने का मतलब कि ये कोई वायर है पब्लिक और इस वायर में करंट फ्लो कर रहा है I। तो किसी भी करंट कैरिंग वायर, ये करंट कैरिंग वायर हो गया। अब हम चाहते हैं कि इस करंट कैरिंग वायर से इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड आपको निकालना है। ये P पॉइंट है, ये पॉइंट है पब्लिक, इस पॉइंट, ये पॉइंट P है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक छोटा सा कहीं पे आपको मन है तो पार्ट कंसीडर कर लीजिए, छोटा सा पार्ट। तो ऑब्वियसली अगर पूरा लेंथ L है तो छोटा सा पार्ट का लेंथ कितना होगा, DL। और करंट कितना फ्लो कर रहा है पब्लिक, I। तो याद रखिएगा करंट का डायरेक्शन ऊपर है तो ऊपर के तरफ हम ले लिए। तो ये जो वेक्टर फॉर्म में है थोड़ा सा ऐसे करके, वो IDL कहलाता है, स्मॉल करंट एलिमेंट। मतलब कहने का कि ये जो छोटा सा पार्ट है, एलिमेंट है, उस छोटा सा पार्ट का लंबाई हो गया DL और करंट कितना है पब्लिक, I। तो IDL को हम लोग स्मॉल करंट एलिमेंट बोलते हैं। मतलब ये जो छोटा सा पार्ट कंसीडर्ड हमने किया पब्लिक, जिसका लेंथ DL है और इसमें करंट होकर के फ्लो कर रहा I, तो ये जो स्मॉल पार्ट हुआ उसको हम लोग बोलते हैं IDL, स्मॉल करंट एलिमेंट। अब बढ़िया से सुन लीजिए, इस छोटे से पार्ट को हम लोग बोलते हैं स्मॉल करंट एलिमेंट पब्लिक। इस स्मॉल करंट एलिमेंट से P पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है, आप कह सकते हैं ये वाला डिस्टेंस, वो पोजीशन वेक्टर R वेक्टर है। और ये करंट एलिमेंट का डायरेक्शन ऊपर और R पोजीशन इधर, दोनों के बीच का एंगल पब्लिक हो गया थीटा। तो स्मॉल करंट एलिमेंट से यहाँ से R डिस्टेंस पर चल करके या पोजीशन वेक्टर R पर एक पॉइंट P है, ये एंगल थीटा। तो बोल रहा है कि इस करंट कैरिंग वायर के द्वारा P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो ये बायोट सावर्ट लॉ अपने डिफिनेशन में बताएं। अकॉर्डिंग टू, लिखते हैं पब्लिक, अकॉर्डिंग टू बायोट सावर्ट लॉ, बायोट सावर्ट लॉ के अनुसार मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल करंट एलिमेंट, IDL। याद रखिएगा पब्लिक, बायोट सावर्ट लॉ अपने डिफिनेशन में बता रहे हैं कि इस स्मॉल करंट एलिमेंट के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्मॉल करंट एलिमेंट IDL एट पॉइंट P
हैविंग पोजीशन वेक्टर, पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर पब्लिक आर इज गिवन बाय, देखिएगा पब्लिक क्या दिया गया बायोट-सावर्ट लॉ के द्वारा, ठीक है, ध्यान रखिएगा पब्लिक, बायोट-सावर्ट लॉ के द्वारा क्या दिया गया, फिर से एक बार हम बोल रहे हैं, ज़रा सा ध्यान दीजिएगा। ये एक वायर है, इस वायर में करंट फ्लो हो रहा है पब्लिक आई। अब इसमें हम लोग एक छोटा सा लेंथ कंसीडर किए DL, छोटा सा लेंथ को DL ही बोला जाता है, और करंट फ्लो कर रहा है I। तो छोटा सा लेंथ है, करंट I है, तो IDL, ये छोटा सा पार्ट को स्मॉल करंट एलिमेंट बोलेंगे। अब इस स्मॉल करंट एलिमेंट के द्वारा P पॉइंट पे जिसका पोजीशन वेक्टर R है ना, उस पॉइंट पे हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, एंगल दिया हुआ थीटा। तो इस छोटे से करंट एलिमेंट के द्वारा P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो क्या बताएं, तो देखिए ऑब्वियसली पब्लिक, अगर छोटा सा ही पार्ट है तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी छोटा सा ही बनेगा, और वो छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग DB से डिनोट करते हैं। क्या चीज़ से डिनोट करते हैं? DB मतलब स्मॉल करंट एलिमेंट। तो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड जो हुआ DB है ना, छोटा सा पार्ट से छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड, और वो छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड को DB बोलते हैं पब्लिक। तो वो जो DB होता है वो IDL क्रॉस R के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। IDL क्रॉस R के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कहने का मतलब ये IDL वेक्टर ई वाला करंट एलिमेंट और ई वाला वेक्टर, दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और ये जो DB होगा, इसके कारण यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा 1/RQ, ये जो डिस्टेंस है पब्लिक यहाँ से यहाँ RQ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ध्यान रखिएगा, IDL क्रॉस R के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। IDL क्या है समझ रहे होंगे, स्मॉल करंट एलिमेंट, ई वेक्टर हो गया पब्लिक, और R भी वेक्टर, पोजीशन वेक्टर हो गया, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर R। तो कहने का मतलब IDL क्रॉस R के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और RQ ये जो डिस्टेंस है पब्लिक, डिस्टेंस के पावर Q के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। दोनों को कंबाइन करेंगे, फर्स्ट और ये हो गया आपका सेकंड। ये डिफिनेशन दिया गया बायोट-सावर्ट के द्वारा। अब ये दोनों को कंबाइन करेंगे पब्लिक, कंबाइनिंग दिस टू, ये दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या हम लोग को मिलेगा, ज़रा सा ध्यान दे दीजिए पब्लिक, हम लोग को क्या मिलेगा, थोड़ा ध्यान दे दीजिए। तो यहाँ से हो जाएगा DB प्रोपोर्शनल टू IDL क्रॉस R और डिवाइडेड बाय RQ, लिख सकते हैं ना। दोनों को मिलाएंगे पब्लिक, तो IDL क्रॉस R के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, RQ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो DB जब इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाएंगे पब्लिक, तो हटाने के बाद एक कांस्टेंट के रूप में कुछ आता है, और वो कांस्टेंट के रूप में आता है μ0/4π। याद रखिएगा, जब इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाते हैं पब्लिक, तो ये प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के बाद एक कांस्टेंट के रूप में आता है μ0/4π। अब पढ़ने के लिए सीख लीजिए पब्लिक, μ0/4π, और उधर रह जाएगा IDL क्रॉस R और डिवाइडेड बाय RQ। ओके, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, DB बराबर μ0/4π वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B। आपको मालूम होगा पब्लिक, वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B बराबर क्या फॉर्मूला होता है, AB साइन थीटा। तो आप लोग लिख सकते हैं IDL R साइन थीटा डिवाइडेड बाय RQ। देखिए पब्लिक, एक यहाँ R है, यहाँ RQ है, तो ये कट जाएगा। तो जो बचेगा DB बराबर, वो बचेगा μ0/4π IDL साइन थीटा डिवाइडेड बाय R²। क्यों ना भाई, क्योंकि एक R से एक R कट जाएगा तो R² बचेगा, ऊपर R हट जाएगा। यानी कहने का मतलब ये कि ये जो स्मॉल करंट एलिमेंट है IDL, उस स्मॉल करंट एलिमेंट के द्वारा P पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा पब्लिक, वो मैग्नेटिक फील्ड स्मॉल होगा, स्मॉल को DB से डिनोट करें। DB माने छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड, B मतलब मैग्नेटिक फील्ड, और D लग गया तो छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड। क्या फॉर्मूला बन गया, μ0/4π कांस्टेंट है, इसका वैल्यू बताते हैं। IDL करंट एलिमेंट, साइन थीटा ये वाला एंगल लेंगे पब्लिक, और डिवाइडेड बाय R²। R क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। यानी कहने का मतलब ये कि
किसी भी वायर से अगर करंट फ्लो कर रहा है तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड डेवलप्ड होगा, लेकिन इस पॉइंट पे जिसका डिस्टेंस r है पब्लिक इस वायर से, उस पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो उसका फॉर्मूला आप देख सकते हैं, μ0/4π आइडियल साइन थीटा बटा आर स्क्वायर। यही पब्लिक बायोट सावर्ट लॉ है। कभी भी हम लोग यूज़ करेंगे तो यही यूज़ करेंगे डायरेक्ट, है ना। हालांकि ये पूरा आपको लिखना पड़ेगा, अगर 2 नंबर में बायोट सावर्ट लॉ आता है तो आपको पूरा ये लिखना होगा, फिगर बना करके बगल में लिख दीजिएगा और यहाँ तक लाना होगा, तब जाके आपको 2 मार्क्स मिलेगा पब्लिक। dB = μ0/4π आइडियल साइन थीटा बटा आर स्क्वायर। अब एक करके इसका यूनिट, इसका डायमेंशन, इसका वैल्यू, इसका यूनिट डायमेंशन सारा चीज़ हम लोग डिस्कस करते हैं। इससे ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जाते हैं पब्लिक, है ना। तो याद हो गया होगा आप लोगों को कि छोटे से करंट एलिमेंट के द्वारा छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड होगा, और वो मैग्नेटिक फील्ड पब्लिक μ0/4π आइडियल साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। याद हो गया, नोट कर लीजिए इसको। तो हम लोगों ने जाना पब्लिक कि जो छोटे से पार्ट है, छोटा सा पार्ट से छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड होगा, और मैग्नेटिक फील्ड इतना बनेगा μ0/4π, है ना, आइडियल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। याद रखिएगा, छोटे से पार्ट से छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड होगा, और वो छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड होगा पब्लिक μ0/4π आइडियल साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर के बराबर। ठीक है, चलिए पब्लिक, अब हम जरा सा मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट, अभी हम डायरेक्शन भी सिखाएंगे आप लोगों को कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे निकाला जाता है पब्लिक। ठीक है, ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब जरा सा मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करते हैं पब्लिक कि मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा यूनिट क्या होता है पब्लिक। तो आपको मालूम होगा कि मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है QVB साइन थीटा, होता है ना, फॉर्मूला याद होगा मैग्नेटिक फोर्स का QVB साइन थीटा पब्लिक। आपको निकालना है मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा यूनिट और डायमेंशन, तो F/QV साइन थीटा होगा ना। तो आपको याद होगा फोर्स का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन, चार्ज का होता है पब्लिक कूलाम, वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकंड, सेकंड ऊपर चला जाएगा ना, साइन थीटा का कुछ नहीं, यानी न्यूटन सेकंड बटा कूलाम मीटर। ये कूलाम है, ध्यान रखिएगा, सेंटीमीटर नहीं समझ जाइएगा, कूलाम, और ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड। यानी मैग्नेटिक फील्ड का जो ऐसा यूनिट हो गया पब्लिक, B = F/QV। F फोर्स है, फोर्स का न्यूटन, चार्ज का कूलाम, वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड, सेकंड ऊपर चला गया, यानी न्यूटन सेकंड बटा कूलाम मीटर। इसी को कहा जाता है पब्लिक टेस्ला। याद रखिएगा, मैग्नेटिक फील्ड का जो ऐसा यूनिट हुआ पब्लिक वो टेस्ला होता है। याद रखेंगे, इसी को टेस्ला कहा जाता है, न्यूटन सेकंड बटा कूलाम मीटर। अदर यूनिट भी होता है पब्लिक, अदर यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का और भी यूनिट होता है पब्लिक, एक होता है मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट होता है गॉस, और गॉस भी मैग्नेटिक फील्ड का ही यूनिट होता है, बट एसआई सिस्टम में नहीं, एसआई सिस्टम में टेस्ला ही याद रखना है आपको। और एक गॉस में पब्लिक 10⁻⁻4 टेस्ला, याद रखिएगा। या अगर उल्टा एक टेस्ला में पूछे कितना गॉस होता है तो 10⁻4 गॉस होता है। याद रखेंगे, एक गॉस में 10⁻⁻4 टेस्ला, या एक टेस्ला में 10⁻4 गॉस के बराबर ये मैग्नेटिक फील्ड का एसआई मतलब यूनिट होता है। ये यूनिट होता है, ऐसा यूनिट टेस्ला ही है पब्लिक, ध्यान रखिएगा। तो ये मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा यूनिट। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड के डायमेंशंस की बात करें पब्लिक, देखिए ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन रहा है, ध्यान रखिएगा कि मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा यूनिट क्या होता है, टेस्ला याद रखिए। और भी यूनिट होता है गॉस, और एक गॉस में 10⁻⁻4 टेस्ला, या एक टेस्ला में 10⁻4 गॉस। अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड के डायमेंशंस की बात किया जाए, मैग्नेटिक फील्ड के डायमेंशंस की बात अगर करें पब्लिक हम लोग कि मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशंस क्या होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन देख लीजिए क्या होगा। पहले है न्यूटन, तो पब्लिक न्यूटन का होता है फोर्स का डायमेंशन mL/T-2। सेकंड टाइम है तो T लिखना होता है, और कूलाम का होता है पब्लिक AT लिख दिया, और इनटू मीटर का होता है L।
तो L से L कैंसिल, T से T कैंसिल, तो हम लोग लिख सकते हैं MT माइनस 2 A माइनस 1। अब देखिए तो MT माइनस, देखिए L से L कट गया, T से T कट गया और A ऊपर जाएगा तो MT माइनस 2 A माइनस 1। दिस इज द डायमेंशंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। याद रखिएगा पब्लिक, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशंस हो गया। आप ये सारा क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा यूनिट टेस्ला, और भी यूनिट होता है गॉस। एक गॉस में 10⁴ टेस्ला है ना, सॉरी -4 टेस्ला, और एक टेस्ला में 10⁴ गॉस। मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशंस पब्लिक MT माइनस 2 A माइनस 1 के बराबर। ठीक है, अब इसका चर्चा तो हम लोग कर लिए। डायरेक्शन अभी सिखाते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे निकाला जाता है पब्लिक। ठीक है, अभी हम सिखाएंगे आप लोग को। ये μ0/4π का वैल्यू और यूनिट क्या होगा, तो चलिए पहले μ0/4π को कहते क्या है इसका चर्चा हम लोग कर ले। पहले इसको नोट कर लीजिए आप लोग। μ0/4π को हम लोग कहते क्या हैं, थोड़ा सा इसका चर्चा कर ले हम लोग पब्लिक, है ना। देखिए मैं आपको बता दूं कि μ0/4π, इसमें जो μ0 है पब्लिक, ये तो कांस्टेंट है μ0/4π। इसमें जो μ0 है इसको कहते हैं हम लोग परमीएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। याद रखिएगा, परमीएबिलिटी। एक ऐसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में करके बताए होंगे, इप्सिलन नॉट, इसको परमिटिविटी कहते हैं। लेकिन ये जो μ0 है पब्लिक, इसको बोलते हैं परमीएबिलिटी। ध्यान रखिएगा, परमीएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, परमीएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस μ0 को कहा जाता है। ठीक है, तो पब्लिक ये जो μ0/4π है ये है कांस्टेंट। ओके, ये है कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट का जो वैल्यू होता है 10⁻⁻7। याद रखिएगा, 10⁻⁻7। और यूनिट की बात करें कि इसका यूनिट क्या होता है, μ0/4π का यूनिट की अगर हम लोग बात करें पब्लिक, μ0/4π की यूनिट की बात करें तो देखिए dB मैग्नेटिक फील्ड है पब्लिक, तो मैग्नेटिक इसका हम यूनिट निकाल रहे हैं, तो यूनिट हम बता दे रहे हैं आप लोग को। dB हो गया टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड, टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड है तो टेस्ला, आर का स्क्वायर डिस्टेंस का स्क्वायर तो उधर जाएगा मीटर स्क्वायर, डिवाइडेड बाय करंट नीचे आएगा, DL नीचे आएगा, साइन थीटा भी नीचे आएगा, तो करंट का हो गया एम्पियर, और लेंथ है DL लेंथ है पब्लिक, तो मीटर, साइन थीटा का कुछ नहीं, यानी टेस्ला मीटर पर एम्पियर। यानी कहने का मतलब कि μ0/4π का वैल्यू 10⁻7 होता है, 10⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। याद रखिएगा पब्लिक, μ0/4π का जो वैल्यू होता है 10⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। अगर यहाँ से हम लोग सिर्फ μ0 की अगर वैल्यू की बात करें पब्लिक, तो यहाँ से देख लीजिए 4π मल्टीप्लाई होगा ना, 4π × 10⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। नोट कर लीजिए इसको। तो यहाँ से μ0 बराबर 4π × 10, सॉरी पब्लिक ये -7 ही होता है, -7 होता है, 4π × 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। तो याद रखिएगा, ये पहला वैल्यू मिल गया आपको कि μ0/4π का वैल्यू कितना होता है, तो 10⁻⁻7। यूनिट क्या होता है μ0/4π का, तो टेस्ला मीटर पर एम्पियर। ठीक है, सिर्फ μ0 की अगर हम लोग बात करें, जिसको बोलते हैं परमीएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, तो 4π उधर चल जाएगा, तो 4π × 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। ये हो गया आपका μ0 का वैल्यू और यूनिट। ठीक है, अब अगर μ0 को तो हम लोग क्या बोलते हैं, आप लोग को मालूम चल गया, परमीएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। पब्लिक अगर मान लिया जाए μ0 के डायमेंशंस की बात किया जाए, डायमेंशंस किसका डायमेंशंस क्या होगा, तो मैं आपको बता दूं कि μ0 का डायमेंशंस क्या होता है। देख लीजिए टेस्ला। ठीक है, टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड है पब्लिक, मैग्नेटिक फील्ड का होता है MT माइनस 2 A माइनस 1। ओके, टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड का भी मैंने बताया, देख सकते हैं MT माइनस 2
A-1। मीटर है तो L होगा, एम्पियर है तो A होगा, नीचे में होगा ना एम्पियर का A, करंट का A ही होता है ना। तो याद रखिएगा टेस्ला का mt-2 A-1, मीटर है तो लेंथ L होगा, एम्पियर का A, ऊपर जाएगा पब्लिक आ जाएगा ml-t-2 A-2 के बराबर। यानी कहने का मतलब कि म्यू नॉट जो परमीएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है उसका डायमेंशंस जो होता है ml-t-2 A-2 के बराबर। दिस इज द डायमेंशंस ऑफ परमीएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। याद रखिएगा परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस का ये डायमेंशंस है ml-t-2 A-2 के बराबर। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव। तो हम लोगों ने इसमें 5-6 ऑब्जेक्टिव, पहला कि मैग्नेटिक फील्ड का एसआई यूनिट टेस्ला, दूसरा गॉस, एक गॉस में कितना टेस्ला, एक टेस्ला में कितना गॉस, मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशंस mt-2 A-1, म्यू नॉट बाई 4 पाई का वैल्यू 10⁻⁷, म्यू नॉट बाई 4 पाई का एसआई यूनिट टेस्ला मीटर पर एम्पियर, म्यू नॉट का वैल्यू 4 पाई गुने 10⁻⁷, याद रखिएगा टेस्ला मीटर पर एम्पियर, म्यू नॉट का डायमेंशंस तो ml-t-2 A-2 के बराबर। एक और टर्म बताते हैं पब्लिक, आप लोग पहले इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म बताते हैं जो ऑब्जेक्टिव सवाल आता है, अक्सर आता है इससे, है ना, इसको पहले नोट कर लीजिए। देखिए पब्लिक जो ऑब्जेक्टिव सवाल आता है ना वो मैं बताता हूँ आपको, छोटा सा है। देखिए आपको याद होगा कि इसको क्या बोलते हैं, याद है? इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप लोगों ने इसका चर्चा सुना होगा पब्लिक, है ना, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के बारे में। फिर हमने बताया होगा म्यू नॉट, जिसको हम लोग बोलते हैं परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, म्यू नॉट को बोलते हैं परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, और इप्सिलन नॉट को बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। पब्लिक अगर ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाए, अगर ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाए पब्लिक, है ना, तो इसका जो एक यूनिट तैयार होता है, आप करके देख सकते हैं, दोनों का हम यूनिट बता चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। म्यू नॉट का भी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एप्सिलॉन नॉट का भी, दोनों के यूनिट को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे पब्लिक, तो मल्टीप्लाई करने के बाद इतना आएगा 1/c², वेयर c क्या है, द स्पीड ऑफ लाइट। आप वैल्यू भी रख लीजिए, दोनों का वैल्यू रख लीजिए तो यही आएगा स्पीड ऑफ लाइट के बराबर। और मालूम होगा स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, माने एक सेकेंड में लाइट इतना मीटर चलता है, 3 लाख किलोमीटर, या इतना मीटर आप बोल सकते हैं पब्लिक, ठीक है। तो म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 1/c²। अगर हम यहाँ से म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट करें, 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट करें उल्टा, तो यहाँ से c² हो जाएगा पब्लिक, और c का वैल्यू हो जाएगा 1/√म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट के बराबर। यानी ये स्पीड ऑफ लाइट आएगा। म्यू नॉट का वैल्यू भी आपको मालूम होगा पब्लिक, 4 पाई इंटू 10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर, याद होगा। और इप्सिलॉन नॉट का वैल्यू भी सबको याद होगा, याद है, ऐसे याद होगा। 4 पाई इप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है ऐसे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ऐसे था ना। देखिए सिर्फ इप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हम निकालते, उल्टा कर दिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/9 × 10⁹, यूनिट भी उल्टा हो जाएगा, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। 4 पाई को आप नीचे कर दीजिए पब्लिक, 4 पाई नीचे आ जाएगा। यानी कहने का मतलब कि जो इप्सिलॉन नॉट का वैल्यू है वो भी आपको मालूम है पब्लिक, 1/9 × 10⁹ × 4 पाई नीचे में है, यूनिट कूलम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये हो गया एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू, ये हो गया म्यू नॉट का वैल्यू। तो ये म्यू नॉट हो गया पब्लिक, और ये हो गया एप्सिलॉन नॉट, दोनों रख के निकालिएगा तो c स्पीड ऑफ लाइट के बराबर आएगा। यानी कभी कभी आपसे जो क्वेश्चन पूछता है पब्लिक, क्वेश्चन कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ, बताइए डायमेंशन निकालना है, तो ऑब्वियसली ये स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड है, और स्पीड का डायमेंशन क्या होता है, LT-1,
स्पीड का डायमेंशन एल टी माइनस वन। अगर ये रूट हटा दे पब्लिक तो ऑब्वियसली इधर स्क्वायर चढ़ जाएगा, एल स्क्वायर टी माइनस टू, ऐसे करके हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, स्क्वायर चढ़ेगा ना। अगर इसको उल्टा आप करना चाहते हैं, सिर्फ इप्सिलॉन नॉट इंटू म्यू नॉट करना चाहते हैं तो इसको आप उल्टा कर दीजिए, यानी एल के पावर माइनस टू टी के पावर टू हो जाएगा, कर सकते हैं ना। तो आप घुमा फिरा करके जैसे भी क्वेश्चन रहे पब्लिक आप कर सकते हैं। ई ध्यान रखना है कि ये स्पीड है और स्पीड का डायमेंशन होता है एल टी माइनस वन के बराबर, ठीक है। तो इस तरह से पब्लिक ये था बायोट-सावर्ट लॉ का इंट्रोडक्शन। अब हम लोग इसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे, लेकिन पब्लिक फ़िलहाल इतना कंप्लीट कीजिए। जो भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव इसमें बहुत सारा है, 7, 8, 9 गो, ठीक है, और सारे ऑब्जेक्टिव को आप क्लियर कर लीजिए। और डिफिनेशन बायोट-सावर्ट लॉ का कि डिफिनेशन में क्या था, ठीक है। ओके, थैंक यू।